जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम पेपर कर रहे हैं मई जून 19 वेरिएंट 1 2। मई जून 19 वेरिएंट 1 2 पेपर कर रहे हैं मई जून 19। आपका अपना वेरिएंट है। और एमसीक्यू नंबर 1 प्लीज। आ जाओ भाई। अच्छा भाई, व्हाट इज इक्विवेलेंट टू 2000 माइक्रोवोल्ट? 2000 माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻6 वोल्ट किसके इक्वल है? अच्छा, अगर हम ये 3 खत्म कर दें तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ वोल्ट ना, या 2 मिली वोल्ट। 2000 माइक्रोवोल्ट 2 मिली वोल्ट के इक्वल है, तो ये नहीं है, ये बी आंसर है। 1 का बी। What are the number of SI base unit required to express electric field strength and power? Electric field strength E is equal to F over Q. F होता है MA, Q होता है IT। अब यूनिट डाल दें, इसकी यूनिट डाल दें। यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओवर एम्पेयर सेकंड। तो क्या आ जाएगी जनाब? केजी मीटर पर सेकंड रह गया, पर सेकंड। एस ऊपर जाके माइनस हो गया, माइनस पर सेकंड क्यूब, और पर एम्पेयर। केजी मीटर एस नीचे 1 है, ऊपर जाके एक और माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये -3 है, -3। अच्छा, कितनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है? 1 2 3 4 इन्वॉल्व है। 4 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में 4 इन्वॉल्व है। पावर देखते हैं। पावर पावर होता है वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन होता है F इंटू एस ओवर टी। एफ होता है MAS ओवर टी। यूनिट बना लो इसकी, यूनिट यूनिट यूनिट। केजी एक्सलेरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर ओवर सेकंड। तो देखा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। कितनी क्वांटिटी? 1 2 3 इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिक फील्ड में 4 और उस पर 3। इसका डी आंसर है। एमसीक्यू नंबर 2 का डी। एमसीक्यू नंबर 3, द प्लैंक कांस्टेंट H has SI unit joule second. Which equation could be used to calculate Planck constant? Okay, Planck constant A2 का टॉपिक है। अच्छा, JS किसके इक्विवेलेंट है? पहले तो देखो जॉउल किसकी यूनिट है। जॉउल 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 न्यूटन मीटर। ये वर्क डन की यूनिट है। वर्क डन, वर्क डन एनर्जी की यूनिट है F इंटू एस। तो जॉउल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर। या न्यूटन किसके इक्वल होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो जॉउल बेसिकली किसके इक्वल होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब जॉउल सेकंड किसके इक्वल होगा? तो केजी मीटर स्क्वायर, और जब इधर एस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो एस पावर क्या रह जाएगा? -1। ये एच की यूनिट है। अब हम देख करेंगे किस एक्सप्रेशन की ये यूनिट है। पहले पार्ट को देखो, ये इसको यहाँ लिखते हैं। तो डी डिस्टेंस है ना, इसकी यूनिट मीटर हो गई। ई क्या है? एनर्जी। एनर्जी की यूनिट जॉउल होती है, अभी हमने निकाली। ये एनर्जी की यूनिट जॉउल है ना, ये निकाली है अभी हमने, ये निकाली। ये लिख दो जॉउल। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ओवर, ये एनर्जी था ना, एनर्जी की यूनिट बेटा ऊपर निकाली है ना। वर्क डन की यूनिट, एनर्जी की यूनिट एक ही बात होती है, और वी होता है मीटर पर सेकंड। अच्छा, मीटर पर सेकंड -1। एम से कट गया। सॉल्व किया तो क्या रह गया आपके पास? आपके पास रह गया केजी मीटर स्क्वायर एस पावर -2 में ये 1 प्लस हो जाएगा, तो ये वही बन जाएगा, वही बन जाएगा। तो ए ही आंसर है इसका, क्योंकि इसकी बेस यूनिट वही बन रही है, बाकियों में नहीं बनेगी। बाकी में देखो, बी में देखो ना, ये मीटर पर सेकंड है, नीचे मीटर है, वेलोसिटी है, तो इसमें केजी आएगा ही नहीं। इसको देखिए, इसको केजी एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में एम्पियर आ जाएगा, यहाँ पे एम्पियर नहीं चाहिए, तो बस ए आंसर है इसका। एमसीक्यू नंबर 4 4 Two cables are attached to a bracket and exert forces as shown. एक ब्रैकेट से दो केबल्स अटैच हैं और यू फोर्सेस लगा रही हैं। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट टू? अब इनके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। 15 न्यूटन का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, 15 cos 20, और वर्टिकल क्या बनेगा? 15 sin 20। 15 के कंपोनेंट बन गए। अब हम किसके बनाते हैं? 6 न्यूटन के कंपोनेंट बनाते हैं। 6 न्यूटन के कंपोनेंट। 6 न्यूटन का एक कंपोनेंट ये बनेगा, और एक कंपोनेंट ये बनेगा। ये एंगल के करीब है तो इसे कॉस आएगा, ये हो जाएगा 6 cos 40, और ये क्या हो जाएगा? 6 sin 40। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू, पहले हॉरिजॉन्टल लिखते हैं। 15 cos 20 ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या है जी? 15 cos 20 प्लस 6 sin 40। 6 sin 40 इट गिव्स
17 पॉइंट, इन दोनों का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 17.95, ऑलमोस्ट 18। अच्छा, अब ये कितना आ रहा है? 15 sin 20 माइनस 6 cos 40। अच्छा जी, आगे कहते हैं जनाब 15 sin 20 ब्रैकेट क्लोज माइनस 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 कितना हो जाएगा? 6 cos 40, 6 cos 40। अच्छा जी, 6 cos 40, 15 sin 20 माइनस 6 cos 40, इसका आ रहा है 0.534। इनकी वैल्यू आ रही है, इनकी इनकी रिजल्टेंट वर्टिकल आ रहा है, रिजल्टेंट वर्टिकल आ रहा है 0.534। ओके, 18 एंड 0.534 कौन सा आंसर है? ये सी आंसर है इसका, सी, 4 का सी, 4 का सी। MCQ number 5. A student wishes to determine the density row of lead. He measures the mass of and the diameter of a sphere. Mass and diameter of the sphere ये values है. What is the best estimate of the percentage uncertainty row? Row का formula क्या होता है? Mass over volume. Sphere का volume है ना? Sphere है. Volume होगा 4/3 pi r cube. तो आप सिंप्लीफाई करके लिख लें. रो किसके इक्वल हो जाएगा? ये ऊपर मल्ट हो जाएगा 3/4 m over pi r cube। अब ये तो कांस्टेंट है, परसेंटेज एरर में कांस्टेंट की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जब भी क्वांटिटीज डिवाइड होती है, परसेंटेज एरर ऐड होती है, कांस्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, पावर पीछे मल्टीप्लाई होती है। तो हमें पता है परसेंटेज एरर इन रो इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन m प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन r। r या डायमीटर एक ही बात है बेटा, जो डायमीटर में परसेंटेज एरर है वही r में है। अब इसको डायमीटर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको रेडियस की फॉर्म में लिख लेते हैं। रेडियस क्या बनेगा? r ये बनेगा 2 इधर भी डिवाइड होगा, 2 इधर भी डिवाइड होगा, इसका r आ जाएगा 1.10 प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। हमने r निकाल लिया। अब पता है r किसके इक्वल होता है? डायमीटर का हाफ। तो ये जो 2 होता है ना, ये 2 इस पे भी डिवाइड होगा, ये 2 इस पे भी डिवाइड होगा, तो r आ गया। अच्छा, अब हमने क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन p निकालना है, परसेंटेज एरर इन p। तो परसेंटेज एरर इन m कितना बनेगा? पार्शियल m ओवर m इंटू 100 प्लस 3 टाइम पार्शियल r ओवर r इंटू 100। पार्शियल m कितना है? 0.005 ओवर 0.506। इसको केजी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी। प्लस 3 टाइम पार्शियल r कितना है, ये नीचे निकाला है 0.01 ओवर 1.10। सॉल्व करते हैं, इंटू 100 भी आएगा। ये कितना हो जाएगा? 100.5 हो जाएगा ना, ये 0.5 और 0.506। ओके, तो हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय 0.506, इट गिव्स ऑलमोस्ट 0.998%। ये हो रहा है 0.988% प्लस ये हो जाएगा 3 ओवर दिस 100 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1, 3 ओवर 1.1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 नहीं 1.1 यार, क्या हो गया? 3 divided by 1.1, it gives 2.73 plus 0.988 plus 0.9889, it gives 3.72, almost 3.72, 3.7% चलेगा। क्या आंसर है? डी, 5 का डी होना चाहिए, 5D। ठीक है बेटा, तो डेंसिटी का फॉर्म मैस और वॉल्यूम, मैस 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर अगर नहीं भी गिवन तो डायमीटर गिवन है ना, तो डायमीटर होता है आर होता है d/2। इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा भी नेक्स्ट क्या है? आगे चल रहे हैं। MCQ नंबर 6 प्लीज। Two quantities P and Q are directly proportional to each other. Experimental results are taken and plotted of P against Q, directly proportional है
जो क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, ठीक है, और जो कांस्टेंट होता है वो ग्रेडियंट के इक्वल होता है. विच ग्राफ शोज देयर वर रैंडम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पी एंड क्यू. रैंडम एरर का मतलब ये हुआ है कि लाइन तो उसी जगह पे बनेगी लेकिन स्कैटर्ड वैल्यूज होंगी. रैंडम एरर है, स्कैटर्ड वैल्यूज होंगी. ये तो ये कौन सा ए जो आंसर है ना, ये तो तब होता जब ना रैंडम होता ना सिस्टमैटिक. और एक पॉइंट की गुंजाइश होती है बेटा. अच्छा बी तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. सी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन है और वो बिल्कुल सही है, सी आंसर हो सकता है. और डी कब बनता, जब रैंडम एरर ना होता, सिस्टमैटिक एरर होता, तो डी आंसर था. अभी कौन सा आंसर है, सी. 6 का सी. क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज. A man of mass 72.2 kilogram uses a set of weighing scale to measure his mass 3 times. He obtained the following values. 3 दफा अपना मैथ किया, ये वैल्यूज आ गई. 80.2, 80.1, 80.2. Which statement best describe the precision and accuracy of the measuring scale? भी देखो, इनकी वैल्यूज आपस से तो करीब करीब हैं. दे आर प्रिसाइज, 0.1 kg के अंदर अंदर ही है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है. इनकी जो एवरेज है वो 75 से बहुत दूर है. तो नॉट प्रिसाइज हैं एंड एक्यूरेट. प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट 2 kg. 7 का डी आंसर है. 7 का डी. दे आर क्लोज टू ईच अदर but their average is not closer to the true value. The answer. MCQ number 8, please. The graph shows how a particular quantity varies with time. Time के साथ. Which event could best describe the graph? An acceleration of the firework rising to a maximum height and falling to the ground. Falling to the ground. Rising to maximum height and falling to the ground. Acceleration की direction एक ही रहेगी. ये चेंज नहीं होगी. नहीं. हाँ जी. बी देखिए, नहीं बेटा, अगर ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है तो एक्सेलरेशन तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा ना. ये आंसर नहीं हो सकता. एक्सेलरेशन जीरो भी नहीं हो रहा, वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करेगा तो जीरो होगा. अच्छा, विच क्वांटिटी बेस्ट डिस्क्राइब द वर्क. हो गया. द एक्सेलरेशन ऑफ द स्काई डाइवर लीविंग द एयरक्राफ्ट, फॉलिंग, ओपनिंग पैराशूट एंड फॉलिंग टू द ग्राउंड. जी, स्काई डाइवर है, जब वो नीचे गिर रहा है, वेट नीचे एक्ट कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वेट को बैलेंस कर लेगी. जब एयर रेजिस्टेंस वेट को बैलेंस कर लेगी तो ये टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा. यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कम होती है, एयर रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी. रिजल्टेंट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, कम होते तो जीरो हो जाएगा. तो ये पार्ट तो सही है स्काई डाइवर के लिए. अच्छा, अब जैसे ही पैराशूट खुलेगा तो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू वेट से बहुत ज्यादा हो जाएगी. एयर रेजिस्टेंस वेट से बहुत ज्यादा हो जाएगा. गिर तो नीचे रहा है, अब रिजल्टेंट फोर्स ऊपर को होगी, पहले नीचे को थी, ऊपर को नेगेटिव हो गई, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, एकदम से नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ पे पैराशूट खुलेगा और फिर स्लो होता जाएगा, तो स्लो होने से एयर रेजिस्टेंस कम होती जाएगी और दोबारा एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा. दोबारा टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेगा विद पैराशूट. ये टर्मिनल वेलोसिटी है, ये टर्मिनल वेलोसिटी है विदाउट पैराशूट, और ये टर्मिनल वेलोसिटी है विद पैराशूट. तो यहाँ हो सकता है, इसका बी आंसर हो सकता है. आगे देखते हैं. द स्पीड ऑफ अ जेवलिन एज इट लीव्स टू एथलीट. स्पीड नहीं, स्पीड पहले पॉजिटिव फिर ऑपोजिट डालना, ऐसे नहीं हो सकता. द स्पीड ऑफ हाई जंप एथलीट ड्यूरिंग द बार, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता. वो कितनी देर तक जीरो कैसे रहेगी, स्पीड जीरो होती नहीं है. अच्छा बेटा, वर्टिकल स्पीड जीरो होती है ना. हाँ, ये तो टोटल स्पीड की बात करें. MCQ 9, विच डिस्क्राइब द मास ऑफ ऑब्जेक्ट. मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ड्यू टू ग्रेविटी. नो. हाँ जी, द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन. कैसी बातें करते हैं, अजीब तरह की. द रेजिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू चेंज इन मोशन. इनर्शिया. यस, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. द वेट ऑफ द बैलेंस मेजर. नो, नहीं होता. MCQ number 10, please. A car has mass m. A person needs to push the car with the force F in order to give the car acceleration A. Okay, F force लगती है तो m mass का A acceleration होता है. The person need to push the car with 2F. Double force लगाता है to give the car acceleration 3A. अच्छा, the person needs to push the car with the force 2F in order to give the acceleration 3A देने के लिए. Which expression gives to the constant resistive force opposing the motion. Constant resistive force opposing the motion.
इक्वेशन बनाए, फॉरवर्ड फोर्स F है, बैकवर्ड फोर्स X है और ये M इंटू है। फिर फॉरवर्ड फोर्स 2F है, बैकवर्ड फोर्स X ही है और एक्सेलरेशन कितने 3M है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने ये बैकवर्ड फोर्स निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करें, ऊपरली इक्वेशन को 2 से F को एलिमिनेट करना है, आपने X की वैल्यू निकालनी है तो F को एलिमिनेट करना है। तो ऊपरली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और नीचे वाले में ऐड कर दें। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर लिख रहा हूँ, रेड पेन से लिख रहा हूँ, रेड पेन रेड पेन रेड पेन रेड पेन से लिख रहा हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गई 2F माइनस 2X इज इक्वल टू 2MA। अब क्या करें, इन दोनों को माइनस कर दिए, माइनस हो गया। हाँ, तो मैंने F को एलिमिनेट करना है ना, F को एलिमिनेट करना है। ये क्या हो गया, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो F से कट गया। तो X प्लस 2X कितना हो गया 3X इज इक्वल टू 3 में से 2 गया MA, नहीं प्लस 3 में से 2 माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन को, 3MA में से 2MA माइनस हुआ तो क्या रह गया, MA रह गया। तो x किसके इक्वल हो गया, MA ओवर 3। कुछ गलती कर रहे हैं, ऐसा तो आंसर कोई है ही नहीं। ओके, दोबारा चेक करते हैं क्या गलती की है। वेट वेट सेकंड, वेट सेकंड। कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मैस m है, 1 मिनट दोबारा करने दो, m है और इसके ऊपर फोर्स F फोर्स लगती है, तो ये A एक्सेलरेट करता है, तो ये फॉरवर्ड फोर्स हो गई, बैकवर्ड फोर्स X है, मैस इनटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही फरमाया। उसके बाद क्या कहते हैं, अ पर्सन नीड टू पुश 2F फोर्स लगेगी टू गिव द एक्सेलरेशन 3A, एक्सेलरेशन 3A ही देना पड़ेगा, तो ये बनने के 3A बन जाएगा। अच्छा, अब मैंने इस इक्वेशन को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे से माइनस कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया ये 2F हो गया, ये 2X हो गया, ये 2MA हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सही है ना, तो क्या रह जाएगा, ओके मैंने ये गलती की ना बेटा, ये माइनस एक्स है और ये प्लस 2x है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो आपका आंसर x आएगा, x x x x आएगा। ये गलती कर दी, देखो ये देखो ना, मेथड से ही रहेगा बेटा, ये x है ये 2x है और ये माइनस है प्लस 2 में से 1 गया 1x रह जाएगा। यहाँ पे मैंने बेटा मिस्टेक की थी, केयरलेसनेस। x इज इक्वल टू MA, इसका आंसर MA होगा, ए आंसर है, 10 का ए आंसर है, 10 का ये आंसर है। ठीक है, तो गलती क्या थी बेटा, मैं इधर ये इसको जरा इक्वेशंस को जो माइनस कर रहा था सही नहीं करा, दोबारा कर दूं कि क्लियर है, सही है ना। ये तो दो इक्वेशंस बन गई, एक पहली सिचुएशन की, दूसरी पहली फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू MA, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल टू MA। मैंने किसको एलिमिनेट करना है, F को एलिमिनेट करना है, मैंने X का आंसर निकालना है, बैकवर्ड फोर्स को X सपोज किया है, तो मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये 2F हो गया, माइनस 2X हो गया, 2MA हो गया। अब ऊपर से इसको माइनस कर दें ताकि F से एलिमिनेट हो जाए, या F की वैल्यू 1 से निकाल के दूसरे में डाल दें तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का ए आंसर है बेटा। MCQ नंबर 11 प्लीज। MCQ नंबर 11 क्या कहता है, टू बार मैग्नेट्स P and Q आर माउंटेड ऑन अ फ्लोट्स व्हिच कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन अ एयर ट्रैक। ठीक है जी, टू मैग्नेट्स हैं और लाइक पोल्स हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करीब आएंगे, रुकेंगे और वापस जाएंगे। The magnets slide towards each other along the air track, interact without making contact. The relative speed of approach of the magnet is equal to relative speed of separation. Relative speed of approach is equal to relative speed of separation. मतलब कौन सा collision है ये, elastic collision है, elastic। जब relative speed of approach is equal to relative speed of separation होती है ना, u1 minus u2, ओहो, u1 minus u2 is equal to v2 minus v1, ये होती है, ये elastic collision के लिए होती है। During interaction P and Q of sum of the total kinetic energy is lost, ये elastic collision है, kinetic energy loss नहीं होगी। During interaction P and Q the sum of momentum तो होता ही conserve है, the momentum of Q after interaction is equal to momentum of Q before collision, the momentum of Q after interaction is equal to the momentum of P, जरूरी नहीं है, देखते हैं इसको। The values of kinetic energy of P plus kinetic energy before and after interaction are equal, सबसे बेस्ट आंसर यही है, 11 का D होना चाहिए, 11D, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। 11 का आंसर डी है, डी 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 फॉर डेल्टा।
A submarine descend vertically with a constant velocity. ये सबमरीन है, डिसेंड कर रही है, नीचे वेट लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, एक तो लग रहा है अपथ्रस्ट, एक लग रहा है ड्रैग फोर्स. तो ड्रैग फोर्स एफ डी लिखना चाह रहा था. व्हाट इज द रिलेशन? तो मुझे पता है वेट किसके इक्वल है, अपथ्रस्ट. वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट प्लस ड्रैग फोर्स. तो वेट अपथ्रस्ट से भी बड़ा है और वेट ड्रैग फोर्स से भी बड़ा है, दोनों से बड़ा है. वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट. डी, 12 का डी. ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है. A small positive charge can move inside the uniform electric field. Uniform electric field में move कर सकता है. The charge moves along different straight paths between P, Q, R, S, which row gives the two paths that result the same total work done on the charge. Work done P and इसके along और इसके along. Work done तो zero होगा. Work is zero. W work लिख रहा हूँ, ये zero होगा. पी से क्यू में जाने में उतना ही वर्क डन होगा जितने पी से आर में जाने में वर्क डन है, जितना एस से क्यू में जाने में वर्क डन है, जितना एस से आर में जाने में वर्क डन है. ये सब सेम होंगे. पाथ वन पी टू आर एंड क्यू टू एस. पी टू आर तो सेम है, क्यू टू एस ऑपोजिट होगा, नहीं नेगेटिव वर्क डन होगा, ये नहीं हो सकता. ठीक है. एमसीक्यू नंबर कौन सा करें, 13. अच्छा भाई, उसके बाद क्या कहते हैं, पी टू आर एंड पी टू एस. पी टू आर एंड पी टू एस तो वर्क डन जीरो हो ही नहीं सकता. फिर देखते हैं एस टू क्यू एंड एस टू आर. एस टू क्यू एंड एस टू आर, यस सेम. एस टू क्यू यूं जा रहे हैं एंड एस टू आर यूं जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना. फोर्स के अलावा इतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. फोर्स यूं लग रही है, हमने यही वाला डिस्टेंस लेना होता है जो फोर्स के पैरेलल है. फोर्स यूं लग रही है तो डिस्टेंस भी इसके पैरेलल. चाहे एस से आर पे जाओ तो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना ही कवर हो रहा है, एस से क्यू पे आओ तो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना ही ट्रेवल. वर्टिकल की बात ही नहीं करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रही. तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, सी. द आंसर इज सी. 13 का सी आंसर है. ठीक है जी. एमसीक्यू नंबर 14 मेरा बेटा. एमसीक्यू नंबर 14 करते हैं जनाब. कार ऑफ मैस m travels at a constant speed up the slope at an angle theta to the horizontal as shown in diagram. The air resistance and friction provides a resistive force F. The acceleration of free fall is g. Which force needed to propel the car at the constant speed? Constant speed पे propel करने के लिए ऊपर को force कितनी चाहिए? तो आपको पता है जब ये constant speed से जा रही है तो forces balanced हैं. ये upward force equal होगी downward के. downward कौन कौन सी लग रही हैं? एक तो F लग रही है, एक component of weight लग रहा है. component of weight वो क्या होता है, mg sin theta. mg sin theta component of weight लग रहा है. तो upward force कितनी होनी चाहिए, upward force upward up the slope कितनी होनी चाहिए, F plus mg sin theta. तो इसका डी आंसर है, 14 का डी. 14 डी 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 फॉर डेल्टा. हाँ जी. एमसीक्यू नंबर 15 प्लीज. A volume of 1.5 meter cube water is mixed for this much alcohol. The density of water is this much. The density of alcohol is this much. The mixture has volume this much. What is the density of mixture? Density of mixture होता है average density. तो density of mixture कैसे निकालते हैं? Total mass over total volume. Total mass divided by total volume. अच्छा, अब total mass निकालना है. Mass होता है density into volume. Density into volume. पानी की डेंसिटी कितनी है 1000 और इसका मैस कितना है 1.5. तो इसका टोटल मैस हो जाएगा 1500 किलोग्राम. पानी का मैस हो जाएगा. अल्कोहल का मैस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, अल्कोहल की डेंसिटी 800 मल्टीप्लाई बाय 0.5 या जाएगा 400 किलोग्राम्स. तो टोटल मैस कितना हो जाएगा 1900 किलोग्राम. टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 1.5 प्लस 0.5 2, तो हो जाएगा 950 kg पर मीटर क्यूब लग रहा है. इसको चेक करें आंसर. आंसर बना है 950 kg पर मीटर क्यूब. तो ये डी आंसर है इसका, डी. 15 का डी. टोटल मैस और टोटल वॉल्यूम होता है. एमसीक्यू 16. A parachute is falling at a constant terminal velocity. Which statement is not correct? Gravitational potential energy is converted into kinetic energy of air. Is converted into kinetic energy of air.
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर ही होगा ना। देखो ना, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से गिर रहा है तो उसकी हीट एनर्जी बन रही है ना। बाकी करेक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पैराशूट, ये नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ये तो प्रूव हो ही नहीं सकता। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी बिल्कुल हो सकता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी ऑफ द पैराशूट, ये भी हो सकता है। जो पॉसिबल नहीं है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पैराशूटिस्ट तो नहीं बन रही, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से गिर रहा है। एमसीक्यू नंबर 17 प्लीज। The combined heat and power station generates electrical power and useful heat. Combined heat and power station generates electrical power and useful heat. Okay. The diagram shows the input and output powers of the CHP. Combined heat and power generate electrical power and useful heat बना रहा है. Okay. What is the efficiency for producing the useful power? Useful output over input. अब useful power इसकी दोनों है। टोटल कितना दे रहा है, इन तीन को प्लस करें, दिस प्लस ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल तो इतनी है ना। तो यूजफुल आउटपुट क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, यूजफुल आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट कितनी है, ये भी यूजफुल है, यूजफुल हीटिंग पावर, यूजफुल इलेक्ट्रिकल पावर, इन दोनों को प्लस करें 260 ओवर इनपुट कितनी है जनाब, 60 प्लस 60 प्लस 100 320 इंटू 100। ओके जी, ये 0 0 से कट गया, 26 260 260 2600 over 32, 2600 over this, 2600 divided by 32, 81%। डी आंसर है इसका, क्या डी आंसर है, 81% का डी आंसर है जनाब। देखो बेटा, ये भी हीट आमतौर पे लॉस होती है, लेकिन वो कह रहा है कि हीट भी यूजफुल हो, हीट है, वेस्टेड अलग से दी हुई है आपको, तो वो यूज करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 18 प्लीज। A bungee jumper jumps off a high bridge. He, when attached to it by a long elastic rope which obeys Hooke's law. Okay, which obeys Hooke's law. बंजी जंपर है, वो जो रस्सी बांधी होती है पैरों में, यूं करके नीचे गिर रहा होता है, रस्सी होती है, रस्सी होती है, समझो ये बंजी जंपर है, ये इलास्टिक रोप है। अच्छा, obeys Hooke's law. The gravitational potential energy of the jumper is measured relative to the lowest point attached to the jumping. The gravitational potential energy lowest point के रेफरेंस से मेजर कर रहे हैं, लोएस्ट पॉइंट से के रेफरेंस से मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब है जो लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वो जीरो होनी चाहिए, है ना। The gravitational potential energy of the jumper is measured relative to the lowest point reached by the jumper. Okay, this graph shows the variation of gravitational potential energy of the jumper and elastic potential energy in the rope with the vertical distance fallen from the bridge. Vertical distance fallen from the bridge. Okay. डिस्टेंस का और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हमेशा लीनियर होता है, ये बात तो क्लियर है, हमेशा लीनियर होता है, ठीक है। बाद में जीरो हो जाएगी, जीपी रिलेटिव टू ग्राउंड है तो उसकी एनर्जी बाद में जीरो तो होगी और लीनियर होगी। और जीपी का या तो ए आंसर है या सी आंसर है। अच्छा, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगी, जब वो स्ट्रेच होना शुरू होगा। स्ट्रेच शुरू में नहीं होगा, अभी देखो ना ये नीचे गिरा है, स्ट्रेच यहाँ पे होना शुरू होगा, नीचे आके स्ट्रेच होना शुरू होगा, और पहले तो जीरो रहेगी बाद में स्ट्रेच होगी, ये भी ऐसा है और ये दूसरा भी ऐसा है, लीनियरली नहीं बढ़ेगी, इसकी इक्वल नहीं आ रही। डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, रिलेशन बनाते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के ई स्क्वायर, स्क्वायर का रिलेशन है। एक्सटेंशन जब स्ट्रेच होने लग जाएगी, एक्सटेंशन डिस्टेंस के इक्वल है ना, फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल। तो आप कहेंगे सर ये भी तो होता है ना हुक्स लॉ वाला फार्मूला, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ एफ ई या हाफ के ई स्क्वायर, है ना बेटा।
ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। जब जब वो इलास्टिक कॉर्ड कम स्ट्रेच हुआ है, इसमें एक्सटेंशन कम है तो फोर्स कम है। जब वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, एक्सटेंशन ज्यादा हो जाएगी तो फोर्स ज्यादा होगी। ये तो नहीं लगेगा ना, एफ कांस्टेंट नहीं है, तो आप नहीं कह सकते इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ई। हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर। ई स्क्वायर और स्क्वायर का ग्राफ ये क्वाड्रेटिक लाइक चीज होती है, ये ऊपर को जाएगा, तो आंसर ए होना चाहिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो इक्वल हाइट से इक्वल ड्रॉप होती है। फॉर एग्जांपल 1 मीटर नीचे आया, जीपी में लॉस आया, 1 मीटर नीचे आने में जीपी में 10 जॉल का लॉस आया। अगले 1 मीटर भी नीचे आने में जीपी में 10 जॉल का लॉस आएगा, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है चाहे इंक्रीजिंग स्पीड से आ रहा है। अगले 1 मीटर नीचे आने में भी 10 जॉल्स का लॉस होगा। तो इक्वल डिस्टेंसेस में इक्वल लॉस इन जीपी हो रहा है, तो डिस्टेंस का और जीपी का ग्राफ हमेशा लीनियर होता है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो स्ट्रेट लाइन दोनों है, अब ए बी और सी बी है। अच्छा, फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ई के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो क्वाड्रेटिक कर्व ए ही बन रहा है, तो इसका ये आंसर होगा 18 का ये। एमसीक्यू नंबर 19 प्लीज। A train on a mountain railway carrying 200 people of average mass this much up the slope at an angle 30 degree to the horizontal at a speed of 6 meter per second. The train itself has mass this much kilogram. The percentage of power from engine which is used to raise the passenger and earth is 40%. What is the power of engine? पहले तो आप निकाल लेना कितनी आउटपुट पावर है। ओके, जब ट्रेन यूं चल रही है स्लोप के ऊपर, ये स्लोप है, इस पे ये ट्रेन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ट्रेन है जनाब, ये ट्रेन जा रही है और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। ट्रेन ऊपर जा रही है 6 मीटर पर सेकंड से। ओके, तो फॉरवर्ड फोर्स एफ वी, पावर का फॉर्मूला होता है ना, एफ इंटू वी, एफ इंटू वी। 200 up the slope at an angle this much at the speed this much, the train itself has mass this much। तो कंपोनेंट ऑफ वेट को बैलेंस कर रहे हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्सेस अज्यूम करें नहीं है, आउटपुट पावर फ्रिक्शन तो लेंगे ही नहीं ना, नहीं तो फ्रिक्शन क्यों नहीं होगी, देखते हैं, फ्रिक्शन गिवन नहीं है तो फिर हम नहीं करेंगे ना। अच्छा, नीचे को क्या एक्ट कर रहा है, एम जी साइन थीटा। टोटल मैस कितना है, 200 बंदे हैं, 70 एक का है, तो पैसेंजर का मैस कितना होगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 70, 200 मल्टीप्लाई बाय 70, 14,000 किलोग्राम्स पैसेंजर्स का मैस है। और ट्रेन का मैस कितना है, 80,000, 80,000 प्लस 94,000 मैस, 94,000 इंटू जी 9.81 या 10 ले लो, चलो 10 साइन 30.5 होता है, 0.5। ये नीचे को फोर्स लग रही है, अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर करें, फोर्स इंटू वेलोसिटी कितनी है, 6, तो ये यूजफुल आउटपुट आ गई, यूजफुल आउटपुट आ गई, यूजफुल आउटपुट है। अच्छा, अब इनपुट हमने निकालनी है ना, और ये 40% है, अगर 40% इसके इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगी, ऐसे निकालने या फार्मूला लगा लें आप, इसको किसी और कलर से लिखता हूँ। फार्मूला क्या होता है जी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट इंटू 100। ओके, हमने क्या निकालना है, इनपुट निकालना है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट ओवर एफिशिएंसी इंटू 100। आउटपुट ये है जी 94,000 एम जी 0.5 साइन थीटा इंटू 6 इंटू 100, 100 भी है, ओवर एफिशिएंसी कितनी थी, 40%, 40। ओके, ये 40 एक जीरो इधर से काट दो, 2.5 आ गया ना, 40 2.5, एक जीरो यहाँ से काट दिया, और 3 2 3 आर 290 47,000 कट गया। आपके पास क्या रह गया, 47,000 इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 3 इंटू 100, 6 जीरो तो वही लगा दो, मेगा में आंसर देना है ना, 2 जीरो ये हो गए, 2 और 3 4 5 और एक 6, 6 जीरो तो हो गए, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो, 47 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा जी, 47 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ रहा है, 70.5, 70.5 इंटू
10 पावर 6.9 वो हो सकता है, इंटू 10 पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 मेगा ही आ रहे, 70.5 6.9 आएगा मेरे ख्याल से। एक जीरोस का मसला कर रहे हैं हम लोग। जी मुझे लग रहा है कि जीरो अपने को गलती की है। 40 एक जीरो कट गया ना, इस 100 जीरो कट गया था, ये 1 2 3 4 5 और ये बिल्कुल सही है, ये 10 पावर 5 है, 5 जूल्स, तो ये हो जाएगा 7.0 इंटू 10 पावर 6 आ जाएगा। बेटा ऐसे ही करेंगे, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी तो वही आ रहा है। आपने क्या निकालना है, इनपुट निकालना है, तो वो देखा यूजफुल आउटपुट ओवर एफिशिएंसी इनटू दिस, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, मैंने 9.81 नहीं यूज किया ना, मैंने 10 यूज किया, इसलिए मेरा 70 आ रहा है, 7.0 आ रहा है, आपका 6.9 ही आएगा। अच्छा अभी एमसीक्यू नंबर 20। A wire X is stretched by a force and gains elastic potential energy. ओके, a wire X, वायर है जी, इसका नाम वायर है, X है, इसको पुल किया है यहाँ पे फोर्स लगा के, फोर्स लगाई है, ठीक है जी, फोर्स लगाई है, और इसके अंदर जो एनर्जी आई है वो E आई है। द सेम फोर्स इज अप्लाई टू वायर Y, एक और वायर है Y, जब इसे सेम फोर्स अप्लाई की है, सेम फोर्स अप्लाई की है, सेम फोर्स अप्लाई की है विद द सेम मटेरियल, यंग मॉडल सेम है, एंड द सेम इनिशियल लेंथ, इसकी लेंथ L थी तो इसकी भी लेंथ L है, सेम इनिशियल लेंथ है। यंग मॉडल्स इसका E था तो इसका भी यंग मॉडल्स E है, बट ट्वाइस द डायमीटर, इसका डायमीटर D था तो इसका डायमीटर 2D है, इसका डायमीटर 2D है। व्हाट इज द गेन इन पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? अच्छा इसका डायमीटर D है, एरिया A है, इसका डायमीटर D है तो एरिया कितना होगा, 4A होगा, डायमीटर स्क्वायर होता है ना, डायमीटर 2 होता है तो एरिया 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। अच्छा अब एरिया 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो अगर ये E एक्सटेंड हो रहा है ना, E एक्सटेंड हो रहा है तो एरिया 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये कितना एक्सटेंड होगा, उसका 1/4, E/4 एक्सटेंड होगा, E/4 एक्सटेंड होगा, फोर्स उतनी है, एक्सटेंशन 1/4 है, तो वर्क डन एनर्जी स्टोर भी 1/4 होगी, उसका 1/4 4 पे डिवाइड करो, वहाँ पे E एनर्जी स्टोर हुई है तो यहाँ पे 0.25 होगी, 20 का A होना चाहिए। नहीं समझ में आया, दोबारा ड्रॉ करके अपना देखो बेटा, एक वायर है X, okay, इसकी लेंथ L है, इस पे फोर्स F लग रही है, F लग रही है, F लग रही है, और इसका यंग मॉडल उसको Y कह दो, Y सेम, और ये एक्सटेंड कितनी हो रही है, एक्सटेंड का नहीं बताया हुआ, इसका एनर्जी स्टोर कितनी हुई है, एनर्जी स्टोर E एनर्जी स्टोर हुई है, E एनर्जी स्टोर हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये E एक्सटेंड हो रहा है तो इसमें एनर्जी E स्टोर हुई है। अब जो डबल डायमीटर की है, इसका डायमीटर D था, जो डबल डायमीटर की वायर होगी ना, डबल डायमीटर की, उसका एरिया 4 टाइम्स ज्यादा होगा। ये Y वायर है, इसका यंग मॉडुलस Y ही है, लेंथ L ही है, फोर्स सेम लग रही है, सेम फोर्स लग रही है। अब मुझे पता है इसका डायमीटर 2D है, डायमीटर डबल है, तो एरिया होता है पाई डी स्क्वायर और 4, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, तो अगर इसका एरिया A है तो इसका एरिया 4A होगा, एरिया 4 टाइम्स ज्यादा है, जिसका एरिया 4 टाइम्स ज्यादा होता है उसकी एक्सटेंशन 4 टाइम्स कम होती है। आपका फॉर्मूला होता है ना, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू FL/AE, E को इधर ले आओ, E इज इक्वल टू FL/AE, बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं, सॉरी ये कांस्टेंट है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो इसका अगर ये E एक्सटेंड हो रही है ना तो ये E/4 एक्सटेंड होगी, 1/4 एक्सटेंड होगी, ये 1/4 एक्सटेंड होगी, जब 1/4 एक्सटेंड होगी तो एनर्जी इज दी हाफ FE, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, जब ये 1/4 है तो ये भी क्या होगी, 1/4 होगी, तो 1/4 एनर्जी स्टोर होगी 0.25। तो 0.25 एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है जनाब, आगे चलें। तो इस तरह करेंगे, और कोई तरीका क्या हो सकता है, और सॉल्व करना पड़ेगा, पहले डायमीटर की फॉर्म में लाना पड़ेगा, लंबा काम है, तो बेटा मोटी वायर है ना, जितने टाइम एरिया ज्यादा है उतने टाइम एक्सटेंशन कम है, जितने टाइम एक्सटेंशन कम है उतने टाइम एनर्जी कम है, ऐसे कर लें। तो 20 का ही है, तो 21 MCQ 21, the diagram shows the arrangement of atom in a particular crystal, arrangement of atom है, each atom is a corner of the cube, the mass of each atom is this much,
The density of crystal is this much. What is the shortest distance between the center of two atoms? हमें ये distance चाहिए. Okay. आपको mass given है और density given है, तो हम पहले volume निकालते हैं. Density होता है mass over volume, ठीक है? तो volume किसके इक्वल होता है? Mass over density. Mass कितना है? 3.5 into 10 power minus 25 over 9.2 into 10 power 3. ये आ जाएगा वॉल्यूम. ये बेसिकली आ रहा है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल. आप कहेंगे सर ये क्या बात है? देखो बेटा, ये जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर वाला आइटम है, जो कॉर्नर वाला आइटम है, जो कॉर्नर वाला आइटम है, ये कितने एटम्स के दरमियान शेयर हुआ है? देखो कितने डब्बों में आ रहा है. इस डब्बे में भी आ रहा है, इस डब्बे में भी आ रहा है, इस डब्बे में भी आ रहा है, इस डब्बे में भी आ रहा है. 4 ये डब्बे हैं और 4 ऊपर पड़े होंगे इसके. देखो ना, ये 3D में देखो ना, अगर आप 4 इधर भी होंगे, इसको और एक्सटेंड करो, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं करके यूं यूं. अब बनाना भी नहीं आ रहा मुझे. तो एक एटम जो है ना, ये 8 कोनों को टच कर रहा है. ये आपसे इधर एक एटम था, मैं अंदर बनाता हूँ, अंदर अंदर वाली साइड पे. यहाँ पे जो एटम है अंदर वाली साइड पे बना रहा हूँ. तो ये एक एटम पता किधर शेयर हो रहा है? इस कोने पे भी, इस कोने पे भी, इस कोने पे भी, इस कोने. 4 नीचे पड़े, 4 ऊपर पड़े, 8. तो इस क्यूब के हर कोने पे जो एटम है वो 8 क्यूब्स में शेयर हो रहा है. 8 कोने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे भी है जो नजर नहीं आ रहा. 8. तो इस क्यूब के अंदर इस एटम का कितना मैस इन्वॉल्व है? 1/8. इसका मैस कितना इन्वॉल्व है? 1/8. इसका मैस कितना इन्वॉल्व है? 1/8. इसका मैस कितना इन्वॉल्व है? 1/8. 8 कोने हैं तो 8 1/8 इन्वॉल्व है, 1/8 इन्वॉल्व है. अब अगर आप इसका मैस निकालोगे ना, इस मैस ऑफ दिस क्यूब, एक एटम से बनी है, मैस ऑफ दिस क्यूब, तो 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर पे 1/8 है, तो एक एटम का मैस आ जाएगा. तो इस क्यूब का जो मैस है वो एक एटम के मैस के बराबर है. ये जो छोटा सा डब्बा नजर आ रहा है ना, ये डब्बा, इसको शेड कर रहा हूं मैं, इस डब्बा नजर आ रहा है, ये डब्बा नजर आ रहा है. इस क्यूब का जो मैस है वो एक एटम के मैस के बराबर है. एक एटम के मैस के बराबर है, क्योंकि हर कोने पे एक एटम है. आप कहेंगे सर ये तो 8 एटम से मिलकर बना हुआ है. बेटा 8 एटम, एक एटम जो है वो 8 क्यूब्स में शेयर हो रहा है. इस तरह की छोटी छोटी 8 क्यूब्स हैं जिसमें एक एटम शेयर हो रहा है. तो इसको कितना मिल रहा है? इस वाली क्यूब को 1/8. ये वाला इधर मिल रहा है, 1/8 ऊपर वाली को मिलेगा, ये 1/8 मिल रहा है. 8 कोने हैं, हर कॉर्नर पे जो एटम है वो 8 क्यूब में अरेंज है. इसको कितना मिल रहा है? 1/8. तो टोटल मैस, एक क्यूब का मैस इतना हो गया, 1 एटम का मैस. तो ये 1 एटम का मैस यूज कर रहा हूँ और ये यूज कर रहा हूँ, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल. मतलब ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा. अब आपने ये लेंथ निकालनी है. आपको वॉल्यूम मतलब लेंथ क्यूब पता है. ये वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? लेंथ क्यूब के. तो लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम. आप इसका क्यूब रूट ले लें, इसका क्यूब रूट ले लें, इसका जो आंसर आएगा उसका क्यूब रूट ले लेते हैं. तो आंसर पहले से सॉल्व करते हैं ना. 3.5 डिवाइडेड बाय 9.2, इट गिव्स, ये हो जाएगा 0.38. तो अगर उस तरह सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.8. यार है 3.8 इंटू 10 पावर -28 था तो -29 हो गया, -29 मीटर क्यूब. अब इसका क्यूब रूट लूंगा मैं. 3.8 हाँ, क्यूब रूट कैसे लेते होते हैं? क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट, ये मेरे ख्याल से, हाँ क्यूब रूट क्या है? 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू पावर -29 का क्यूब रूट ले रहा हूँ मैं. 3.3 इंटू 10 पावर -10, 3.4 हो गया इंटू 10 पावर -10. इसका सी आंसर है, इसका बेटा सी आंसर है. आई नो ये आपको बहुत मुश्किल लगा है, मैं थोड़ा सा दोबारा बताने की कोशिश करूं. ओके, जिनको समझ आ गया ठीक है, जिनको समझ आया दोबारा सुन लें. देखो बेटा, आपने ये डिस्टेंस बताना है, ये एटम का स्पेसिंग, ये डी बताना है, डी. तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, इस एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ. अब इस एक क्यूब का अगर मैंने वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम होता है मैस ओवर डेंसिटी. डेंसिटी तो पता है, यूनिफॉर्म है. मैस कितना है? अब इस एक क्यूब में, इन वन क्यूब, इन वन
cube, 8 atoms at each corner are involved. ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना? 8 एटम्स, 8 कोने हैं तो 8 एटम इन्वॉल्व है। लेकिन जो एक एटम, ये वाला एटम है, ये देखो कितनी क्यूब्स के अंदर आ रहा है, ये इस वाले को देखो, सॉरी, इस क्यूब को भी अंदर आ रहा है ये वाला एटम, इस क्यूब के अंदर भी आ रहा है ये वाला एटम, इस क्यूब के अंदर भी आ रहा है ये एटम, इस क्यूब, ये तो 4 इधर पड़ी हुई है, 4 इसके ऊपर भी पड़ी होंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये अंदर अंदर पेनिट्रेटेड है, ये 8 के अंदर है, 4 नीचे 4 ऊपर, इस तरह लेयर्स है ना, लेयर्स। ये लेयर का ये एटम इधर नीचे वाले 4 में है, अगर ये नीचे वाले 4 है तो इसके ऊपर भी 4 होंगे, तो 8 पे इन्वॉल्व है, ये 8 पे इन्वॉल्व है ये। ठीक है, तो इसका मैस 1/8 मैस, एक कॉर्नर पे जो मैस है वो 1/8 मैस है। तो देयर आर 8 कॉर्नर्स, इस क्यूब के 8 कोने हैं, 8 कोने हैं, 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे जो छुपा हुआ है 8। हर कॉर्नर पे जो एटम इन्वॉल्व है वो 8 क्यूब्स में इन्वॉल्व है, तो उसका जो मैस ऑफ एटम m/8 इधर है, m/8 इधर है, m/8 इधर है, तो 8 कोने हैं, 8 कोने हैं, हर कोने में 1/8 मैस है, तो एक क्यूब में कितना मैस होगा? एक एटम का मैस। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक एटम का मैस ओवर डेंसिटी, तो एक क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? d क्यूब, और उसका क्यूब रूट ले लेंगे, तो वॉल्यूम का जब क्यूब रूट ले लेंगे तो बेटा d आ जाएगा। ये किया हमने इस क्वेश्चन में। एमसीक्यू नंबर 21 हो गया, 22। The stress strain graph of the loading and unloading of 4 different materials are shown. Which material exhibit purely elastic behavior? Elastic behavior वो होता है जो ओरिजिन से शुरू होकर ओरिजिन पे खत्म होता है, लोडिंग अनलोडिंग। इसमें बी लग रहा है, बी, लोडिंग एंड अनलोडिंग पे खत्म हो रहा है, शुरू भी वहीं से हो रहा है और कोई भी नहीं ऐसा। ठीक है, बी आंसर है। अच्छा भी, एमसीक्यू नंबर 23 प्लीज। The diagram illustrates the position of the particle in a progressive sound wave at one instant. The speed of wave is v. P and Q are 2 points in the wave distance L apart. P and Q, ये center of compression और center of rarefaction है। Which expression gives the frequency of wave? Which expression gives the frequency of wave? ये compression है, ये rarefaction है। compression और rarefaction का डिस्टेंस λ/2 होता है, तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया? 2L के। अच्छा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू F लैम्डा। F किसके इक्वल होगा? V ओवर लैम्डा, तो V तो V है, लैम्डा किसके इक्वल है? 2L के इक्वल है, V ओवर 2L। 23 का ए आंसर है, 23 का ये आंसर है बेटा। ये कंप्रेशन है और ये रेयरफैक्शन है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान जो गैप होता है λ/2 होता है, तो λ/2L λ/2L के इक्वल है। ऐसे सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू नंबर 24 प्लीज। A wave moves along the surface of water. The diagram shows the variations of displacement f or the distance along the wave t is equal to 0. Displacement distance graph given है, which graph represent with time t of the displacement of f of the particle on the wave. Which graph best shows the variation with time t of the displacement s of the particle p on the wave? Okay, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कौन बताएगा? वो क्या होगा टाइम के साथ साथ? अभी t0 पे ये है, t0 पे इसका डिस्प्लेसमेंट ये है। अभी क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? वेव राइट पे जा रही है, ऊपर जा रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, मैक्सिमम से शुरू नहीं होगा, बढ़ेगा और कम होगा, बढ़ेगा और कम होगा, बढ़ेगा और कम होगा, मैक्सिमम से शुरू नहीं होगा, बढ़ेगा और कम होगा। सो ये डी लग रहा है। सो एमसीक्यू नंबर कौन सा है ये? समझाता हूँ, पहले मुझे कंफर्म करने दो। जी बिल्कुल, एमसीक्यू इसका डी आंसर है। देखो ना, अभी पार्टिकल यहाँ पर है ना, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाए, 0 टाइम पे 0 डिस्प्लेसमेंट नहीं है, टी 0, यहाँ पे 0 होता है। 0 टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट है? इसका डिस्प्लेसमेंट है जी 5, सपोज ये 5 है जी, 5 से शुरू होगा, 5 था डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फिर ये यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, कुछ टाइम में ये ऊपर पहुंचेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 5 से 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा ग्राफ। फिर इसका डिस्प्लेसमेंट कम होते 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 0 होगा, फिर कम होते होते 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, फिर ये नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पे जाएगा, फिर यूँ जाएगा, यूँ आएगा। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है? ये डी बन रहा है, इसका ग्राफ कौन सा बन रहा है? डी। MCQ number 25. In an experiment to determine the wavelength of sound in air, a stationary wave is set up in an air column. The distance between the node and adjacent antinode is
L नोड, ये नोड है और ये एंटी नोड है, इसके दरमियान डिस्टेंस क्या है L। तो ये क्या होता है बेसिकली, नोड टू नोड लैम्डा बाय 2 होता है ना, तो ये तो लैम्डा बाय 4 होगा ना, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L। तो लैम्डा किसके इक्वल होगा, 4L के। व्हाट इज द वेवलेंथ 4L D, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। 25 का D। 26, in one of the first experiment to determine the Doppler effect, a train was filled with trumpeters and all playing a note of frequency this much. The difference in the observed frequency of the note as the train directly approaches to is this. पास आएगी तो बढ़ जाएगी. The speed of is this. What is the speed of train? तो observed frequency कितनी है? Observed frequency कितनी है? 444. पास आ रही है ना तो ऐड हो जाएगी. कितनी है? 462 हर्ट्ज. अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी इनटू v, और v जब पास आ रही होती है तो ये माइनस होता है. 462 इज इक्वल टू 440 इंटू v, कितने हैं? साउंड की स्पीड कितनी है? 340 ओवर 340 माइनस इसकी स्पीड को x कह देते हैं, ये उधर चला जाएगा. फोर 462 minus 340, 462 multiply by 340 minus 440 multiply by 360. 360 नहीं 340 है यार, ये भी 340 है. क्या हो गया, दोनों 340. 360 कहाँ से आ गया? ये भी 340 है, ये 340 है, ये भी 340 है. माइनस करके ये आ गया 748. अच्छा अब क्या हो जाएगा उधर, और डिवाइड बाय 460, डिवाइड बाय 462, डिवाइडेड बाय 462, 16.2. 16.2 ये फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे, आंसर निकाल देंगे. समझ 26 का बी आंसर है. 27 रट्टा वाला क्वेश्चन आ गया. Which correctly rose the electromagnetic spectrum? The diagram shows the spectrum consists of the different wavelengths which row correctly identify the region of electromagnetic spectrum. -10 जो होती है एक्स रेज हो सकती है, -8 यूवी रेज हो सकती है, -5 ये हो सकती है, -2 माइक्रोवेव. डी आंसर है इसका जवाब, डी. 27 का डी. 28 द ग्राफ शोज CRO पे ट्रेस नजर आ रहा है, और आपने क्या बताना है? CRO यूज्ड टू डिस्प्ले द ट्रेस, द टाइम बेस्ड सेटिंग इज 5 माइक्रोसेकंड पर मिलीमीटर. 5 माइक्रोसेकंड पर मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर 5 के इक्वल है, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 1 मिलीमीटर 5 के इक्वल है. तो 1 सेंटीमीटर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50 माइक्रोसेकंड के इक्वल है. 1 सेंटीमीटर 50 के इक्वल है. अच्छा जी, अब क्या बताना है आपने? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? सबसे पहले टाइम पीरियड निकाल लेना. मुझे पता है यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है ना, ये, और यहाँ तक नहीं. कितने डब्बों में भी फिट आ रही है? ऑलमोस्ट कितनी वेव है? ऑलमोस्ट करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली आएगा, एक्सेप्ट तो नहीं हो सकता. यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 वेव, और ये कितनी वेव नजर आ रही है यहाँ तक? डब्बे. यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम, यहाँ तक कितने डब्बों में फिट आ रही है? ऑलमोस्ट, अंदाजन अंदाजन अंदाजन. यहाँ से लेके यहाँ तक 1 डब्बा है, ये 2 डब्बे हैं, ये 3 डब्बे हैं, अरे ज़्यादा है. ये कितने डब्बे होंगे? 3.2, ऑलमोस्ट 3.3 कर लो. तो कितने सेंटीमीटर बन रहा है? 3 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 50 माइक्रो सेकेंड्स के. तो ऑलमोस्ट 3.2 सेंटीमीटर किसके, हम मल्टीप्लाई कर लो. 50 मल्टीप्लाई बाय 3.2, 30 मल्टीप्लाई बाय 3.2, 160.
160 माइक्रोसेकंड, 160 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/टाइम पीरियड। तो 1/टाइम पीरियड 1/160 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा, 10⁻+6 हो जाएगा और 160। तो 1,000,000/160 divided by 160, it gives 6250 hertz. 6250 hertz, almost 6.2 kilohertz. 6.2 किलोहर्ट्ज। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। सी आंसर। बेटा वो अप्रोक्सीमेशन है ना, तो 6.7 6.2 एक ही बात है। 28 का सी, 28 का सी ही है। अप्रोक्सीमेशन चलेगी। मैंने कहा कि वेव कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक वेव कंप्लीट हो रही है, कितने डब्बों में आ रही है? यहाँ से लेके यहाँ तक 1, यहाँ तक 2, यहाँ तक 3, यहाँ पे 3.2 या 3.3 होगा। तो फिर उससे टाइम पीरियड निकाल लिया, फिर फ्रीक्वेंसी निकाल ली। एमसीक्यू में 29। अजान हो रही है, मैं जरा पॉज कर रहा हूँ। जी बेटा, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डायरेक्टेड at a diffraction grating as shown. Monochromatic light आ रही है, diffraction grating है. Which diagram could show all the possible directions of the light after passing through the grating? Give the maximum. Okay बेटा, so ये तो easy है। देखो जब मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है ना यहाँ से, तो एक तो जीरो ऑर्डर जो बिल्कुल दरमियान में बनता है, यहाँ पे है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, फिर अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन को स्ट्रेट स्क्रीन बनाऊँ, तो एक दरमियान में ऑर्डर बनता है, एक यहाँ बनेगा, एक इसको स्ट्रेट ले जाओ यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। देखो ये एंगल असेंडिंग एंगल्स होते हैं। ये एंगल जो है ना, एंगुलर सेपरेशन बढ़ती जाती है ऑर्डर्स के दरमियान। ये एंगल θ1 है ना, तो अब ये जो एंगल होगा इससे बड़ा होना चाहिए था। θ2 शुड बी ग्रेटर देन θ1, यहाँ तो है ही नहीं ऐसा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन लेके आए ना, स्ट्रेट, ये यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा। ऑर्डर्स में एंगुलर सेपरेशन बढ़नी चाहिए, बढ़ रही है ना यहाँ पे, ये गैप कम है, ये गैप ज्यादा है, ये बढ़ रहा है, तो आंसर हो सकता है। इसमें इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर तो दिखा दिए, अगले ऑर्डर भी तो नजर आएंगे ना बेटा, अगले ऑर्डर नहीं दिखाए, तो बेस्ट आंसर इज सी। MCQ में 30, what can an observable interference pattern never be obtained between two monochromatic beam of light of different lamps? Why can an observable interference can never be obtained between two different lamps? Coherent नहीं होते ना, the frequency of light of two never be same, the light from the two lamp can never be coherent. B 30 का B, वो coherent नहीं हो सकती। 30 का B आंसर है। 31, a student set up an apparatus to observe the double slit interference monochromatic light as shown. Light आ रही है, double slit है, सामने screen है। Interference fringes are formed on a screen. Which change will increase the distance between the adjacent fringe? X को बढ़ाना है, X को बढ़ाना है। Fringes के में separation को X कहते हैं। X is equal to lambda d over A. ये बढ़ा दें, ये बढ़ा दें और ये कम कर दें। Decrease the distance between two slits, yes, A है। Two slit पे distance कम करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा एडजस्टेंट। ठीक है, ए आंसर होना चाहिए इसका। 31 है ना ये, 31 का ए ही है। 32, an electron is situated in a vacuum between two charge plates as shown. इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो चार्ज प्लेट हैं। which statement describe the motion of electron due to uniform electric field? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे को लगेगी, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे को लगेगी। It moves downward with a constant acceleration. It moves downward with a constant acceleration. बिल्कुल ठीक है, फोर्स यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, डाउनवर्ड मूव करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये आंसर हो सकता है। It moves downward with zero acceleration, नो, अपवर्ड तो जा ही नहीं सकता। इसका ए आंसर है, ए 32 का ए आंसर है, ए। अच्छा अभी 33 MCQ नंबर। A length of wire connected into a circuit, ये ए मोटी आगे पतली हो गई है। The area of cross section of the wire changes from A at A तो R है to 1/2A, from A, यहाँ पे एरिया A है और यहाँ पे एरिया हाफ है। Okay, there is a constant current in the wire. Charge Q pass R in time T. Charge Q pass R in time T. Okay. What is the charge passing through S in the same time? सेम टाइम में जितना चार्ज यहाँ से पास हो रहा है उतनी चार्जेस यहाँ से पास होंगे, सेम होने चाहिए, चार्जेस तो सेम है,
हाँ यहाँ पे पतली है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, उनकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी ना, उतनी ही पास हो गई। यहाँ पे ज्यादा चार्जेस हैं, पास हो गए। या आप समझो यहाँ पे चार्जेस की ज्यादा लाइनें, लाइनों में आ रहे हैं चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस की लाइनें ज्यादा है लेकिन स्पीड कम है। यहाँ पे लाइनें कम होगी लेकिन स्पीड ज्यादा होगी, नंबर चार्जेस सेम होंगे क्योंकि करंट सेम है। इसका आंसर बी होना चाहिए, 33B। MCQ नंबर 34। 4 wires are made of the same metal, 4 wires सेम मेटल की बनी हुई है, ओके, रेजिस्टिविटी सेम है। The cross sectional area, length and thermodynamic temperature are shown. Areas, length and shown. Which wire has largest resistance? एरिया मिनिमम, लेंथ मैक्सिमम, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। 34 का एरिया मिनिमम, लेंथ मैक्सिमम, टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि मेटल है ना, मेटल्स है, मेटल में टेम्परेचर के बढ़ने से डिस्टेंस बढ़ जाती है। 34A। 35। A cell with the internal resistance is connected to a variable resistor R as shown. एक सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, इसका EMF E है, यूं करंट पास हो रहा है। The R is gradually decreased, इसकी रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं। जब इसकी रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो सर्किट पे करंट ज्यादा होता जाएगा। यहाँ जो वोल्ट मीटर लगा होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देता है, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टर। ये जो वोल्टेज होती है ना, ये एक्सटर्नल की पीडी होती है, ओके। जब रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट ज्यादा होगा, जब करंट ज्यादा होगा तो इधर भी ज्यादा करंट गुजरेगा, इधर भी ज्यादा करंट गुजरेगा। इसकी रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होती है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो इसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, इंटरनल को वोल्टेज ज्यादा मिलने लग जाएगी। जब इंटरनल को वोल्टेज ज्यादा मिलेगी तो टर्मिनल PD कम हो जाएगा, PD टर्मिनल कम हो जाएगा। How do the current and terminal PD difference? Current increases and terminal difference decreases. Current increases and terminal potential difference decreases. C है। रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं तो करंट तो बढ़ेगा। आप कहेंगे ज्यादा करंट इधर से तो पास होगा, तो इधर भी तो V इक्वल टू IR लगता है। बेटा इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है ना, इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इसमें V I के प्रोपोर्शनल नहीं है, V इक्वल टू IR होता है। आप कहेंगे करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, ओवरऑल चेंज हमें पता नहीं क्या हो रहा है। ओवरऑल चेंज पहले इसका हिसाब लगाएं, इसको जब ज्यादा वोल्टेज मिलने लगी है तो यहाँ के लिए कम बची। MCQ 36। The first law of thermodynamics is sum of current entering a junction in a circuit is equal to sum of current leaving it. This law is based on conservation of charge. A, पता है 36A। 37. The circuit contains two batteries, each of negligible internal resistance and two resistors. 24A, 3A ये और ये आ रहा है, okay, galvanometer है। The galvanometer has current reading of 0, इसमें current 0 है। What is the electromotive force of battery? What is the electromotive force of battery X? X की electromotive force बतानी है, ठीक है जी। तो आपको पता है ये जो 24 वोल्ट है ये इन दोनों में शेयर हो रहा है, ठीक है। तो इनकी क्या रेशियो बन रही है, 3 are 1:3। तो आपकी 24 वोल्ट एक हिस्सा इसको मिल रहा है, 3 हिस्सा इसको मिल रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 6 वोल्ट का एक पार्ट है, इसे 6 मिल रहा है, इसको 18 मिल रहा है, ठीक है। जितनी वोल्टेज इसको मिल रही है उतनी लेंथ की वोल्टेज है, इसका EMF 6 वोल्ट है। 37 का ये आंसर है, ठीक है। 38. The nucleus of francium decays into a nucleus of bismuth in several steps. Which particle could be emitted? Okay. नीचे 87 है, यहाँ पे नीचे 83 है। पहले अल्फा निकाल लेना, ये 221 है, ये 209 है, इनका डिफरेंस निकालें। 221 माइनस 209, 2 और 1, 12 का डिफरेंस है। 12 का मतलब होगा 3 अल्फा, क्योंकि अल्फा में क्या होते हैं, 2 और 4 होते हैं, तो 3 अल्फा निकलेंगे। खाली 3 अल्फा निकलते हैं तो ऊपर क्या होता है, 12 की कमी होती है, नीचे 6 की कमी होती है। 3 अल्फा का मतलब ये होता है यहाँ पे खाली 3 अल्फा निकलते हैं। 3 अल्फा अगर निकलते तो क्या रह जाता, 209 पता नहीं क्या x, और नीचे क्या हो जाता, 81, नीचे 81 हो जाता। अब नीचे 83 है, अब ये बढ़ता कब है, बीटा नहीं निकलने से। एक बीटा निकलेगा 1 बढ़ जाएगा, 2 बीटा निकलेंगे 2 बढ़ जाएगा, तो 2 बीटा निकले हैं। एक बीटा निकलने से नीचे एक इंक्रीमेंट आ जाता है ना, तो 2 बीटा निकले। इसका आंसर सी होना चाहिए, 38 का सी। 39. Which equation describe the changes of quark combination of a nucleus
and lepton emission during positive beta decay. पॉजिटिव बीटा डिके, पॉजिटिव बीटा डिके में क्या होता है, एक प्रोटॉन जो होता है ना, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, बीटा पॉजिटिव बनता है और न्यूट्रिनो बनता है। ठीक है, ये क्या होता है, अप अप डाउन, यू यू डी कन्वर्ट होता है डी डी यू, बीटा पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो, ये यू डी काट दें यहाँ पे। तो बेसिकली अप क्वार्क डाउन में चेंज होता है, अप क्वार्क डाउन में चेंज होता है, पॉजिट्रॉन में चेंज होता है और न्यूट्रिनो निकलते हैं। 39 का सी होना चाहिए, 39 सी। 40, there are protons, neutrons and electrons in a simple model of atom. To which class, group, hadrons and lepton of these particles belong? Hadrons and leptons. अच्छा, to which class, group the hadron or lepton belong? हेड्रॉन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, न्यूट्रॉन होते हैं हेड्रॉन्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं, और लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये न्यूट्रॉन तो होते हैं लेकिन लेप्टॉन प्रोटॉन नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए, 40 का डी। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स।